नमस्कार, मैं सोनी शर्मा यूपी जर्नलिस्ट लाइव से और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज किसी ना किसी शख्स से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ एक शख्स है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए आप उनका स्वागत करते हैं और उन जानते हैं उनकी कहानियों को, उनके जीवन के वृत्तांत को कि उनके जीवन में कैसे क्या रहा। स्वागत है मेजर साहब आपका, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी का। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और आपने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आपका पॉलिटिकल भी रहा और जैसे आप मेजर भी रहे हैं, तो वो कौन सा सीन था कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जब लगा कि अब वहां से वापस आना मुश्किल है? देखिए, सेना के कार्यकाल के दौरान ऐसा कई मुठभेड़ें हुई आतंकवादियों के साथ। और जब कोई भी मुठभेड़ होती है, जब आप किसी को गोली चला रहे होते हैं और वो इंसान आपको मारने के लिए गोली चला रहा होता है, तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी की भी जान जा सकती है। तो ऐसे बहुत से इनकाउंटर्स हुए और उसी में एक इनकाउंटर था जिसमें हमने करीब लश्कर ए तोयबा के एक घर में 6 आतंकवादियों को घेर लिया और इनकाउंटर चल रहा था। और अचानक जो है मेरे बाईं तरफ से गोली चली और मेरे दाहिनी तरफ एक आदमी था। उसके गले पे गोली लगी और वो वहीं जो है कि शहीद हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात की कि क्योंकि गोली मेरी बाईं तरफ से चली थी और मेरे दाहिनी तरफ वाला व्यक्ति जो था वो मतलब एकदम से गिर के शहीद हो गया। तो ऐसे वो पल होते हैं जब आपको लगता है कि मौत जो है वो आपके कितने करीब से गई है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो आपको नहीं छूती है और आपके बगल वाले को जो है कहीं ना कहीं अपने साथ ले जा रही है। तब आपको ऐसी चीजों पे यकीन होता है कि हाँ, कोई ईश्वर है, कोई है जो फैसला करता है कौन कब आएगा और कौन कब जाएगा। अच्छा आशीष जी, आपको क्या लगता है कि जो आतंकवाद चल रहा है तो उसमें सेना के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव रहता है मानसिक? ये जो भी किस तरह से तैयार करता है मेंटली? जो भी व्यक्ति ऐसे एक माहौल में काम कर रहा है जहाँ इस तरीके का इतना दबाव है, सेना अपनी जो लोगों की सिखलाई यानी जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से बनाई गई है, इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से उस माहौल में ढाला जा सके कि वो इस माहौल के अंदर बिना किसी दबाव के, दबाव तो थोड़ा होता है लेकिन उस दबाव को मैनेज करके जो अपनी जिम्मेदारियों का जो आह्वान है वो कर सके। जैसे हर एक व्यक्ति के घर में लोग हैं, किसी की बीवी है, किसी के माँ बाप हैं, सबके हैं, किसी के बच्चे हैं। और जब आप एक ऐसे ऑपरेशनल एरिया में होते हो तो आपके ऊपर ये दबाव होता है कि आपको उस आतंकवादी को मारने के लिए किस हद तक जाना है, कि आप अपनी जान को कितने जोखिम में डालने के लिए तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको ये भी चल रहा होता है कि मेरी एक छोटी सी गलती जो है वो मेरी जान गंवा देगी और मेरे पीछे जो मेरा परिवार है वो हमेशा के लिए मुझे खो देगा। तो एक जिम्मेदारी आपकी जो आपने वर्दी पहनी है उसकी है और एक जिम्मेदारी आपकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसको बनाया जाए। जैसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सेना को नौकरी के रूप में लेती है, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्र सेवा के उसमें लेना चाहिए? देखिए, सेना की जो नौकरी है वो एक नौकरी है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी एक बार कहा था कि ये एक जीने का ढंग है, ये एक नौकरी नहीं। अगर आप यहाँ एक नौकरी समझ के आएंगे तो आप कभी भी यहाँ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये नौकरी है ही नहीं, ये एक जीने का ढंग है। यदि आप शेर की सवारी करना चाहते हैं तभी आप शेर के ऊपर बैठो, और अगर आपको लगता है कि आप पे सवारी नहीं कर पाएंगे तो आपको इस नौकरी में नहीं आना चाहिए मेरे ऊपर। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो सेना में अनुशासन रहता है उसी तरह का अनुशासन किसी राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहिए होता है? देखिए, अनुशासन वो एक चीज है जो किसी भी क्षेत्र में यदि व्यक्ति, संगठन या किसी राजनीतिक दल, जैसा आपने कहा, अगर उसमें है तो जिस व्यक्ति के अंदर जितना अनुशासन होगा वो उतना सफल होगा। उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो उसको नतीजे मिलेंगे
निश्चित रूप से जिसके अंदर अनुशासन है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी व्यवसाय में हो, नौकरी हो, किसी भी चीज, जिसके अंदर अनुशासन है, वो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल। जी। देशभक्ति और वोट बैंक की राजनीति में क्या अंतर? देखिए, हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं, प्रमुखता से देखा जाए तो वो अपने राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र, जी देश हित पे बहुत ज्यादा बात जो है, या फैसले में कहूं, बात तो हो जाती है देश हित पे, जी जी लेकिन जो फैसले होने चाहिए देश हित में, वो दुर्भाग्यवश हमारे देश में अगर आप राजनीति को देखें तो वो आपको देखने को नहीं मिलता। पब्लिक इस उम्मीद में बैठी रहती है कि हाँ, देशभक्ति की बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें कही गई, सुनी गई, लेकिन उस पे जो फैसले होने चाहिए वो नहीं। जी। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे राष्ट्रवाद की बहुत लोग बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्रवाद है या दिखावा? मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया पे देखते हो, वो एक तरीके का दिखावा ही है। जी उसको आप हकीकत से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक आपकी वो जिंदगी है जो आप जी रहे हो, जो वास्तव में है, और एक है जो सोशल मीडिया की जिंदगी है, जो आप एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी जो बाहर घूमने जा रहा है, बाहर खाने जा रहा है, कुछ नया खरीद रहा है, कुछ नया कर रहा है, वो वहां डाल रहा है, इस मंशा से डाल रहा है, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाह रहा है सोशल मीडिया। लेकिन हमेशा वो वैसा है, ऐसा नहीं है। तो या जैसे लोगों के रिश्ते हैं, पति पत्नी, बहुत अच्छी तस्वीरें उसमें रहती हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत लगाव है एक दूसरे से, लेकिन Exactly, हकीकत क्या चल रहा है? वैसी होती नहीं। सोशल मीडिया की दुनिया और जो आपकी हकीकत की दुनिया है, दोनों में अंतर। जैसे कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए अपने लाइफ का कि जब किसी ऑपरेशन में आप हो और लगा कि बस आज तो गए, लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। अ, एक मस्जिद था, उसमें आतंकवादी घुसे हुए, हमें उसको निकालना था, उनको बाहर कर, क्योंकि हम मस्जिद को हम रॉकेट लॉन्चर से फायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मस्जिद था, रिलीजियस सेंटिमेंट था, बड़ा वो रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो जहां से फायरिंग हो रही है, तो उसके नजदीक जो एक ढलान थी, उसके ऊपर एक थोड़ी सी झाड़ी, क्रॉल करके रेंगता हुआ उसके ऊपर जा रहा था, और जोश में, और अभी मुझे तजुर्बा कम था, और मुझसे ये गलती हो गई थी कि जब मैं रेंग पे ऊपर जा रहा था तो मुझे लगा कि ये आड़ है। मुझसे गलती ये हुई, मस्जिद तो थी काफी ऊपर थी, और जो वो खिड़की थी जहां से फायरिंग हो रही थी वो और भी ऊपर थी। जब आदमी ऊपर से देखता है तो नीचे की आड़ मेरे लिए है, उसके लिए नहीं, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, वो तो यूं देख सकता है। वो मेरे से गलती हुई, और उसकी भी कोई जिद थी कि वो मुझे एक गोली से यहाँ मारना चाहता था। जब मैं क्रॉल करता हुआ बिल्कुल झाड़ी के पास पहुंच गया और एक गोली ऐसे गई, आवाज हुई और वो पत्ती कट के गिरी, तो मैं समझ गया कि मुझे देख लिया गया। अब फटाफट मैं दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था कि मैं करूं क्या, क्योंकि अब मैं खड़ा होऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, देखा हुआ तो है ही है। लेकिन ऊपर वाले की फिर से मैं कहूंगा कि उस पर बहुत इनायत है कि मेरे जो नीचे दो सोल्जर्स थे, एक ने एक पैर पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पैर पकड़ा, वो भी समझ गए थे कि क्या हुआ है, और जब तक मैं सोच ही रहा था मुझे वापस नीचे खींच दिया, तो मैं बच गया, क्योंकि मैं खड़ा तो हो ही नहीं सकता था, अगर मैं खड़ा होकर घूम जाता। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी सिखलाई, ट्रेनिंग सब किनारे रह जाती है। हाँ, वो आप करते हो और फिर बचाने वाला वही होता है जिसे हम याद करते हैं, और जब उसको बचाना होता है तो कहीं से भी बचाता है। अच्छा आशीष जी, जैसे अगर आपको एक दिन के लिए रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप ऐसा कौन सा अहम फैसला लेंगे? मैं पाकिस्तान खत्म कर, हमेशा हमेशा इन नेताओं की तरह नहीं, असली। अच्छा, आपको क्या लगता है युवाओं में जो राजनीति है या सेना के प्रति लगाव है, संस्कार से आते हैं, फिल्मों से आते हैं या परिवार से आते हैं? देखिए, हर चीज का अपना महत्व है। ये बात जरूर है कि आप क्या हो, ये कहीं ना कहीं आपका परिवार ही आपको बनाता है या बिगाड़ता है, मैं कहूँगा। जो सीख आप अपने बच्चे को देते हो, क्योंकि बच्चा क्या होता है, वो एक पानी की तरह होता है जब वो छोटा होता है। आप उसे जिस बर्तन में रख दोगे, जिस आकार में रखो, वो वैसा बन जाए। तो बच्चे को जो भी आप बनाओगे,
जो माँ बाप बनाएंगे, जो सिखाएंगे या उनसे सीखेगा या देख के सीखेगा, वो अंततः वही बनेगा बड़ा होगा। बिल्कुल सर। ये बात और है कि हाँ, सोशल मीडिया, पिक्चर, इनका एक टेम्पररी इन्फ्लुएंस। आपने कोई ऐसी सुपरमैन जैसी पिक्चर देखी तो आपको लगता है हाँ मैं भी उठ सकता था। आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी कि जिसमें बहुत ज्यादा कोई अमीर बन गया तो आपने ये सोचा कि हाँ मैं भी इस तरह करके बहुत अमीर। वो एक टेम्पररी इन्फ्लुएंस होगा, वो छोटा होगा और लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन आप जो हो वो आपका परिवार ही आपको, तो उसमें परिवार का और माँ बाप की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जैसे कि आप राजनीति में हैं और सपा से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि यादव फैमिली से बहुत ज्यादा करीबी हैं, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत करीबी हो तो ज्यादा ही आप डीपली चीज बता सकते हैं, तो हम चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें बताएं अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश जी की एक बात मैं आपको बताता हूँ। आज एक बार जब मैं इनके घर गया था जी। तो ये मैं ऐसे टी शर्ट में गया था इनके घर, तो मुझसे बोले कि फ्री हो। मैंने कहा हाँ। बोले आओ चलो रैली में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो तब मैं राजनीति में नहीं था, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही आया हूँ चलो। तो बोले हाँ ठीक है ऐसे चलो कोई बात नहीं। तो चले। भीड़ देखी, बहुत भीड़ थी। गए, पहले चार्टर से गए, फिर हेलीकॉप्टर से जहाँ पे रैली थी वहां गए। भीड़ देखी, समझ में आया कि अखिलेश यादव की दीवानगी कितनी ज्यादा है। लग रहा था भीड़ ही कुचल डालेगी आज, लाखों की भीड़। जब हम लोग लौट रहे थे, नेताजी भी उसमें जिंदा थे और वो भी हमारे साथ थे। तो पहले जो चार्टर में एक एयर होस्टेस होती है, उसने नेताजी को खाना दिया और हम दोनों ऐसे दूसरी तरफ बैठे, नेताजी हमारे दूसरी तरफ बैठे थे। और एयर होस्टेस लाई, उसने अखिलेश जी को भी खाना दे दिया, घर से ही पैक होके आया था। तो मैंने देखा अखिलेश खाने के बाद, मैंने कहा अखिलेश शुरू कीजिए। बोले नहीं आ जाओ। आपका भी हाँ। अब चार्टर प्लेन तो होता ही इतना छोटा सा है, वो इतनी दूर तो जाएगी नहीं, वो कितनी देर में आ जाएगी। लेकिन और हमें देखने वाला कौन था? कोई भी नहीं। हम 3-4 लोग थे। एग्जैक्टली। 4 लोग थे, किसी को दिखाना नहीं था। लेकिन एक इंसान की शख्सियत को आप उसी से वहीं से जज कर सकते हैं। शायद दोस्ती में मैं ये ध्यान में हूँ, जी। लेकिन अखिलेश जी के ध्यान में था कि जब आ जाएगा तभी हम साथ में शुरू करेंगे। तो हम साथ में खाना शुरू करेंगे। फिर एक इंसान के बारे में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं। और डिम्पल यादव जी के लिए? डिम्पल जी का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं यहाँ कैंट के पास रहता था। मेरी आदत थी रोज भागने जाता था वहाँ। तब प्रतीक भी अक्सर वहाँ भागने आता था, मुझसे मिलता था। और डिम्पल की आदत थी कि वो भी अपने बच्चों को लेकर के वॉक करने कभी कभी आती थी। मुझे अक्सर मिल जाती, थोड़ी सी बात करता था, मैं भागने चला जाता। तो मैंने देखा कि बहुत दूर से मेरे एक जूनियर की वाइफ थी। वो अपने बच्चे को लेके प्रैम में, तो मेरी दूर से देखा था। उस दिन मैं शायद भाग नहीं रहा था, वॉक करके आ रहा थी। और जिस तरफ से मैं यूं जा रहा था उसी तरफ से मैंने देखा मेरे काफी आगे डिम्पल भी जा रही। तो उस दिन वो अकेली थी और इनके बहुत दूर पीछे एक सिक्योरिटी वाला चलता था। तो जो लोग ज्यादा इनको पहचानते नहीं थे वो अंदाजा भी नहीं लगा पाते थे कि ये कौन है। हाँ हाँ, ये स्नेह की वाइफ। तो मैंने देखा कि डिम्पल जब वॉक करते हुए मेरे वो जूनियर की वाइफ के पास पहुंची, प्रैम में जब वो बच्चा था वो बड़ा क्यूट था, छोटा सा बच्चा था। तो डिम्पल उसकी तरफ गई, मैंने देखी दूर से, मैं वॉक करता हुआ हूँ, देख रहा हूँ। वो गई उसकी तरफ, उससे कुछ बात की। मैंने कहा तो मतलब बच्चा है, होता है आमतौर पे आप एक छोटे बच्चे को वो देखते हो तो उससे बात करने ही चले जाते। तो इनकी जो भी बात हुई, डिम्पल और आगे चली गई वॉक करने। जो मेरे जूनियर फ्रेंड की जूनियर की वाइफ थी वो मेरी तरफ आ रही थी। यही कैंट की बात है। जब मेरे पास आई तो मैंने ऐसी हाय हेलो किया। मैंने कहा और किससे बात कर रही थी? मैंने ऐसी मजाक में पूछा। मैंने देखे बताया कि नहीं बताया डिम्पल? बोले हाँ मैं बात कर रही थी, एक लेडी थी, ऐसी बात की उन्होंने, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, और जो कि स्वाभाविक है 2 औरतों में कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने बता दिया मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उन्होंने कहा वो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो आप यकीन करिए कि आप एक वॉक कर रहे हैं और एक महिला आपको मिलती है रास्ते में, कहती है मेरे हस्बैंड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। और अब आपको लगेगा कि यार कौन है, क्या है, ये सही बोल रही है क्या है? तो बोले मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा
और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। मैंने कहा नहीं, उसी का ही हस्बैंड जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम है, तो सही में ही उसी के पति ही सीएम है। तो ये एक बड़ा वो था कि इतनी साधारण तरीके से वो वॉक करती थी और मिली और बात करके चली गई। और वो शायद पूछती भी तो शायद डिम्पल बताती भी नहीं वो कौन, क्योंकि वो ऐसी कई बार वॉक करती रहती थी, लोग जो पहचानते नहीं अगल बगल से जाते रहे। तो अच्छा, जैसे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मैं फिर से चाहूंगी, मैं फिर से आपको इनवाइट करूंगी। अच्छा, मैं ये कह रही थी जैसे अपर्णा यादव जी परिवार से अलग हो गए, उस विषय में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं हुई है, वो मेरी वजह से हुई। 2019 में जब कैंट में रीटा बहुगुणा जी ने रिजाइन किया बीच में और उपचुनाव होगा, तो अश्विनी जी ने मुझसे कहा कि आशीष तुम आओ पार्टी ज्वाइन करो और तुम कैंट से चुनाव करो। मैंने नेताजी से भी मतलब पापा से भी बात करेंगे और तुम लड़ो। ठीक है अगर आप कहते हैं तो कर लें। तो अपर्णा का टिकट काटा गया था वहां से, और वहीं से अपर्णा को जो है दिक्कत शुरू होती है, धीरे धीरे वो बढ़ती चलेगी। और आज वर्तमान में क्या स्थिति है तो सबको पता ही है। उसकी शुरुआत वहां से। व्हाट यू फील कि अब उनका राजनीतिक करियर क्या होगा? उनका राजनीतिक करियर, देखिए उनका राजनीतिक करियर तो कभी था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया था कि भाई वो उस खानदान की बहू है, और लोगों को दिखाना चाहते थे कि उस खानदान की बहू जो है वो हमारी बेटी है। और वो फायदा उन्होंने उठाने का प्रयास किया और उनको काफी समय बाद महिला आयोग में सदस्य बना। मुझे लगता है इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कुछ देने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं उनके लिए और ज्यादा खराब। जैसा कि आप सपा में हैं, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके क्या कारण हो सकते हैं, अगर बहुत सी बातें हैं उसमें, अगर मैं उन बातों को कहाँ से शुरुआत करूँ। एक तो बहुत लोगों का मानना है ईवीएम, कुछ लोगों का मानना है ज्ञानेश कुमार। लेकिन जो अगर हम बहुत वास्तविकता से, जिसको कोई आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है झुटलाएगा नहीं, वो कहेगा कि हाँ वोटर लिस्ट जिसमें इतने लोगों के नाम कट रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है चुनाव। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे दल के किसी भी समर्थकों के नाम काट देंगे तो उतना वोट तो कम है। अभी जैसे उदाहरण के लिए आप बंगाल के चुनाव से, बंगाल के चुनाव में लगभग 60 से 70 लाख नाम कटे। अब आपने किस बिना पे काट दी कुछ समझ नहीं आता। 27 लाख नाम आपने खुद ही मान लिया कि हमसे गलती से कटे, वो अगली बार वोट डाल लें। 27 लाख वोट आपने कह दिया बड़ी आसानी से कि हमसे गलती से कट गई, ऐसा होता है। और वो अगली बार वोट डाल लें। क्या देश में जो सेना वहां खड़ी हुई है बॉर्डर पे, क्या वो कह सकती है कि अच्छा आतंकवादी इस बार चले जाओ अगली बार मार देंगे? या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे साहब हार्ट अटैक पड़ गया हमारे मरीज को, डॉक्टर साहब का अगली बार ले आना अगली बार। तो जब वहां नहीं माना जाता तो यहाँ कैसे मान लिया, ये बात। और अगर मैं कहूँ तो एक भारतीय जनता पार्टी के पास फंडिंग बहुत ज्यादा है, तो फंडिंग जैसे भी यार लेकिन है। तो जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है, आपकी मार्केटिंग, आपका सोशल मीडिया कैंपेन, आपका मीडिया कैंपेन, आप लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, ज्यादा आपके पास एसेट्स हैं, सरकार है कई प्रदेशों में, उन सब चीजों का लाभ भी कहीं ना कहीं मिलता है। और एक और चीज जो अहम अभी तक भूमिका निभाती रही है वो है धर्म का सहारा। कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धर्म को राजनीति से जोड़ा, इसका अवसर ये मिला जुला जवाब जो है सब चीजों का योगदान। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप अपनी पार्टी को क्या देख रहे हैं, कहाँ पे? देखिए अगर 2027 की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से, उसके कई कारण, प्रमुख कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा टकराव, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लड़ाई समाजवादी पार्टी से बाद में, पहले उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से।
और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जीतना इतना आसान है। तो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, बार बार लीक होते आपके पेपर्स, आपका बढ़ता अपराध जिसको मीडिया पे छुपाया जाता है, लेकिन लोग आपस में जब देखते हैं या सुनते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपराध जो है वो, और विशेष रूप से महिलाओं की। आज भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, यानी जो ऑफिशियल डेटा, कि देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर में। तो ये सारे कारण जो जो मिलजुल कर बनेंगे, जो तस्वीर बनाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये होगा कि अखिलेश जी ने जो सरकार चलाई उसमें लोगों को रोजगार मिल रहे थे, कुछ काम हो रहा था जो दिख रहा था, बहुत कुछ हुआ है जो दिख रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ वही कुछ दिख नहीं रहा। वो आंकड़ों में बहुत है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा हमने 7 एयरपोर्ट बनाए, उसमें से 6 तो बंद हो गए, सबको पता है। तो इस तरीके का विकास किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है जो बर्बाद। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें आप कह रहे हैं, फिर भी सपा कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? सपा कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? अगर हल्के अंदाज में कहूँ तो यूं समझ लीजिए कि जिनको पार्टी ऑफिस के अंदर समझा जाता है धुरंधर, पब्लिक उनको समझती है बंदर। कुछ कमियां हैं, हर एक राजनीतिक दल में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं। जो एक्चुअल कार्यकर्ता हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी होती है। उन लोगों को बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए जो नवरत्न तेल लगा करके पहुंच जाते हैं। अच्छा, आपने जैसे आतंकियों की गोलियों की आवाज भी सुनी है, टीवी पे डिबेट्स के शो भी सुने, आपको क्या खतरनाक ज्यादा लगता है? अगर मैं देश की बात करूं तो मुझे लगता है वो डिबेट ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि जो वो बातें, जो जहर आप वहां देखेंगे, वो कहीं ज्यादा नुकसान करता है वो आतंकवादियों की गोलियों से। क्योंकि आतंकवादी कितनी भी गोलियां मार लेगा, 10 20 30 लोगों को मार देगा एक बार में, इससे ज्यादा तो नहीं मारता, मार ही दिया जाएगा। लेकिन जो जहर मीडिया में बोला जाता है डिबेट में, वो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, वो सोच को प्रभावित करता है, वो इस देश के भविष्य को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है आशीष जी, आपसे बात हो रही है और इतनी डीपली बातें आपसे पता चली, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश के युवाओं को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, देश के युवा, अभी एक बहुत अच्छी घटना घटी है। देश के चीफ जस्टिस ने कुछ कहा, और एक कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि नाम चीफ जस्टिस ने ही दिया था, तो देश के युवा ने उसको दिल पे लिया। और 5 दिन में एक ऐसी पार्टी की फॉलोइंग खड़ी हुई है जो ध्यान करने वाली है, कि भारतीय जनता पार्टी जो इतने सालों से है, जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग है, सरकार का तंत्र है, मीडिया है, सब कुछ है, उसको पीछे छोड़ दिया 4 दिन। 4 दिन में इस देश के युवा ने उस पार्टी को पीछे छोड़ दिया जिसके पास ये कहने को दावा था कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। 4 दिन। अब सोचिए, अगर 40 दिन इस देश के युवा को मिल जाएगा, वो कहां से कहां ले जाने की ताकत रखता है। ये है इस देश की युवा की ताकत। मुझे लगता है कि युवाओं को जागरूक होना चाहिए। हमने देखा कि नेपाल में जब जागरूकता आई, तो किस कदर आई और क्या उसके नतीजे मिले। नेपाल में आज कितना बदलाव। कहीं ना कहीं जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल में आए। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए कुछ मुझे लगता है सच कहें। कि ऐसी चीजें, ऐसी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए जो कुछ ना कुछ जानकारी दे, कुछ ना कुछ जागरूकता लोगों में जो है वो भरे। क्योंकि आज जो आप करोगे उसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपकी जिंदगी, और जो लोग बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप जैसा भारत आज बनाओगे, आपके बच्चों का भविष्य उसी भारत पे डिपेंड। तो जातिगत, धार्मिक, इन चीजों को किनारे रखते हुए जो देश हित में है, सही में उन मुद्दों पे प्रखर होकर बोलना चाहिए। चुप रहने का समय नहीं।
चुप रहते रहते ही हम जो है मुट्ठी भर अंग्रेजों के 200 साल गुलाम रहे थे। यहाँ पे मुट्ठी भर अंग्रेज 200 साल इसीलिए शासन करके गए थे क्योंकि यहाँ लोग चुप रहे। आज परिस्थितियां फिर बिगड़ रही हैं, यदि आप चुप रह जाएंगे तो आप फिर से गुलाम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये थे आप आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। फिर और किसी शख्सियत से साथ रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।